कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल AEPS पर। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको F1 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो मैं आपको दिया था सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद लॉकडाउन आ गया और काफ़ी टाइम तक कुछ न्यूज़ नहीं आ रहा था एग्ज़ाम को लेकर। अभी एक सप्ताह पहले आपका न्यूज़ आ गया है कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, जो कि फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर दोनों का होगा। तो फिर से हम लोगों ने शुरू किया है। आप में से कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे मित्र हैं जो रेगुलर कमेंट कर रहे थे कि सर आप F12 तक का कंप्लीट बना दीजिए सॉल्यूशन के साथ। तो मैं आपका वैसा ही काम करूँगा। बस आपसे एक हेल्प चाहिए कि आप अपने दोस्तों को इस जगह जोड़िए ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन निकल कर आए, जिससे आप सबों का सर्वांगीण विकास होगा, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होगी तो और सारी बातें भी क्लियर होगी, कमेंट आएगा उस पर फिर डिस्कस होगा तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। क्योंकि देखिए, सिर्फ डिलीट कर लेने से आपको जॉब नहीं मिलना है। सिर्फ अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो आपको जॉब इससे नहीं मिलना है। आपको इसके अलावा सीटेट नहीं तो किसी भी स्टेट का स्टेट हो गया, ये सब आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा जॉब पाने के लिए। और इस सब चीज़ को ना जो क्वालिफाई करना है, इसमें अच्छा नंबर लाना है, तो इसके लिए आपको डिलीट का पढ़ाई अच्छे से करना अति आवश्यक है। और पढ़ाई में बस आपको शब्दों को समझना है। जो बंदा शब्द को समझ गया वो डीलेट किया, सीटेट सारा कुछ क्लियर कर लिया। क्योंकि इसमें ऑल अबाउट सिर्फ बच्चे पे हैं, बच्चा 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 और कुछ नहीं। आपको बच्चा के अलावा कुछ और सोचना ही नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। देखिए, आज का अपना टॉपिक है F2 का, जिसका नाम है बचपन और बाल विकास। ठीक, जिसमें हम लोग बच्चा और उसका जो विकास होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप पूरा प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन आपने देख लिया तो आपको एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। तो मैं जितने बातों को आपको बोलूँगा उसको आप ध्यान से सुनिए। हर एक शब्द का मैं डिस्कस करूँगा। आपका एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन जो है सो इन शब्दों से बाहर नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पेपर ज्यों का त्यों आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना मैं आपसे डिस्कस करूँगा उसके अलावा आपको एग्ज़ाम में कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप बस बातों को समझिए, शब्दों को समझिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। उसके बाद आप अपने शब्द में अपने अनुसार अपना एक नोट्स बना लीजिए। और उसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जिनको F1 देखना है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या होता है कि आपको 75 से 100 शब्दों में उत्तर देना होता है। यानी कि आप एक पेज अपना पूरा मान लीजिए, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है बाल विकास से क्या समझते हैं। देखिए, बाल मतलब बालक और विकास। तो आपसे पूछ रहा है कि बाल विकास से आप क्या समझते हैं, यानी कि बालक का विकास। तो देखिए, विकास तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है। जब तक इंसान की मृत्यु नहीं होती है तब तक विकास उसका चलता ही रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। वृद्धि एक सीमा पर रुक जाती है, विकास नहीं रुकता है। तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देने के लिए सोचना है कि बाल विकास क्या होता है, कोई बच्चा जो है सो कैसे डेवलप करता है। इस चीज़ को अपने आप माइंड में सोचिए और उस बात को शब्दों के माध्यम से लिख दीजिए। बस कुछ बात जो है आपको याद रखना है और आप अपना कॉपी पेन खोलकर साथ में बैठिए। जो लोग नहीं खोले हैं वीडियो को पॉज करके खोल लीजिए और जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ सो आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले होती है बाल विकास में। आपको जब भी पूछेगा तो आपको बाल पता है, बाल मतलब बालक, और विकास मतलब ऐसा एक स्टेज, ऐसा एक पहल जो हमेशा मृत्यु तक चलते रहता है और हर समय परिवर्तित होते रहता है। एक साल पे कुछ और विकास होगा, 2 साल पे कुछ और होगा, 10 पे कुछ, 20 पे कुछ, 40 पे कुछ, तो वो उसका विकास हो गया। अब इसको शब्दों के माध्यम से लिखने के लिए आपको कुछ अवस्थाएं पता होना चाहिए कि किस अवस्था को हम लोग, किस उम्र की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला नंबर पे अपना आता है नंबर 1 पे, जिसको हम लोग बोलते हैं गर्भावस्था। क्या बोलते हैं? गर्भावस्था। ठीक, जो कि आपका क्या होता है, प्रसव पूर्ण, यानी कि जिस दिन से अंकुरन यानी कि गर्भ की प्रथम, जब प्रसव पूर्ण से लेकर जन्म तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भावस्था को प्रसव पूर्ण अवस्था भी हम लोग बोलते हैं। यानी कि गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग, गर्भावस्था। क्लियर है पहला। चलिए, दूसरा नंबर अपना क्या होता है,
सेकेंड नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं शैशवा अवस्था। क्या बोलते हैं? शैशवा अवस्था। मैं सिर्फ बोल देता हूँ तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। शैशवा अवस्था जो होता है जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। उसके बाद अपना आता है क्या, थर्ड नंबर पे, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या होते हैं ना कि 2 टाइप होते हैं, एक होता है अपना पूर्व और एक होता है अपना उत्तर। क्लियर है? तो पूर्व अवस्था होता है 2 से 6 वर्ष तक और उत्तर अवस्था क्या होता है 6 से 12 वर्ष तक। और इसमें एक और अवस्था छूट गया जिसको हम लोग बोलते हैं तरुणा अवस्था। क्या बोलते हैं? तरुणा अवस्था, जो कि 12 से 13 वर्ष तक का होता है। जो मैं आपको अवस्था बता रहा हूँ इसके अलावा आपको कहीं से कोई अवस्था देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा अवस्था का क्वेश्चन आपको यहीं से फुलफिल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नंबर 4 पे अपना आता है किशोरावस्था। ठीक, किशोरावस्था में भी 2 टाइप होते हैं। किशोरावस्था में भी 2 टाइप होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, एक को प्रारंभिक अवस्था और दूसरा को परवर्ती अवस्था। प्रारंभिक अवस्था अपना 13 से 17 वर्ष का होता है और परवर्ती अवस्था 17 से 20 वर्ष का होता है। इसके बाद अपना आता है नंबर 5 पर वयस्का अवस्था। ठीक, वयस्का अवस्था में भी 2 टाइप होते हैं जिसमें एक प्रारंभिक वयस्कता होता है जो कि आपका 21 से 40 वर्ष तक का होता है और उसके बाद अपना होता है एक मध्य अवस्था जो आपका 40 से 60 वर्ष का होता है और लास्टली अपना एक आ जाता है वृद्धा अवस्था जो आपका 60 वर्ष से लेकर जन्म तक का होता है। क्लियर है? तो इतने ही अवस्था को आपको इस क्वेश्चन में डील कर देना है, सारा बाल विकास यहीं पे कहानी खत्म। क्लियर यहाँ तक? चलिए इरेज करता हूँ मैं। उसके बाद पूछ रहा है, इसके में हम लोग अथवा वाला भी क्वेश्चन देखते चलेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बाल विकास के विभिन्न मुख्य आयाम कौन कौन से हैं। तो देखिए आयाम मतलब हो गया कि उसका क्या स्टेज, यानी कि जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है वो किस तरह से हो रहा है। इस आयाम में अभी आप इसका डील कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नंबर 2 है, देखिए शैशवा अवस्था का आयु वर्ग क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, स्पष्ट करें। जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि शैशवा अवस्था जो होता है सो क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। तो शैशवा अवस्था में आप एज्यूम कीजिए कि आपके घर में जो बच्चा 2 वर्ष तक का है वो क्या क्या करता है। ज़्यादा सोता होगा, माँ के पास पे नहीं रहने के कारण वो रोना शुरू कर देता होगा। तो इस सब बातों को आपको लिखना है। तो लिखेंगे कैसे? शैशवा अवस्था का आयु वर्ग क्या है, तो ये अपना लिखा जाएगा। अब उसका विशेषताएं बताइए। वो ज़्यादा सोता है, माँ के पास रहना ज़्यादा पसंद करता है, 24 घंटे में 16 घंटे सोए रहता है, माँ से दूर रहने पर रोने लगता है, वो अपने हर एक प्रतिक्रिया, हर एक इच्छा को रो कर बताता है दूसरे को, तभी तो एक माँ समझ पाती है उसका बच्चा क्यों रो रहा है। ठीक, ये सब उसकी मुख्य विशेषताएं हो गई। क्लियर है? अब पूछ रहा है उत्तर बाल्यावस्था। देखिए अब अगर आप लोग सिर्फ अवस्था पढ़िएगा और पूर्व उत्तर पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो यहाँ पे फंस जाइएगा। उत्तर बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था कब से कब होता है? तो 6 से 12 वर्ष तक का होता है। अब आपको एज्यूम करना है कि आपके आसपास में जो 6 साल से लेकर 12 साल तक का बच्चा है वो क्या क्या करता है। तो ग्रुप में रहना पसंद करता है, दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता है, स्कूल जाता है तो वहाँ भी अपने ग्रुप में बैठता है, ग्रुप में खेलता है। उसके बाद उसको समझ होती है सही की गलत की, वो सामान पहचानना शुरू कर देता है, रिश्ते समझना शुरू कर देता है, रास्ता का उसको ज्ञान हो जाता है। ये सब बात क्या हो गया? उत्तर बाल्यावस्था का हो गया। क्लियर यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है शिक्षक को बालक के शारीरिक विकास की समझ क्यों आवश्यक है, स्पष्ट करें। तो एक बात बताइए, अगर आप टीचर हैं और आपके सामने में 2 टाइप का बच्चा है, एक जो है सो शारीरिक दृष्टिकोण से परिपक्व है और दूसरा जो है सो शारीरिक दृष्टिकोण से परिपक्व नहीं है, यानी कि वो कमज़ोर है और उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है जिसके कारण उसको खाना पीना ढंग से नहीं मिला, तो वो एक कुपोषण का थोड़ा सा शिकार हो गया हुआ है। तो उस चीज़ को आप कैसे समझेंगे? तो शिक्षक को बालक शारीरिक विकास की समझ इसलिए आवश्यक है क्योंकि शिक्षक उसको बताएगा, उसके घर वाले को बुलाएगा, उसको समझाएगा, उनके अभिभावक को समझाएगा कि आप अपने बच्चों को ऐसे ऐसे खाना पीना टाइम पे दीजिए। क्योंकि सिर्फ खाना पीना पैसे से नहीं होता, एक टाइम टेबल के अनुसार दिया जाता है कि अगर स्कूल आ रहा है, अब हर जगह स्कूल में भोजन की व्यवस्था है,
साफ सफाई हो गया शारीरिक अवस्था के लिए, स्वच्छ कपड़ा पहनना हो गया। ये सब काम किसका है? शिक्षक का है। क्योंकि अगर आप डिलेट कर रहे हैं तो आपको पूरा ध्यान देना है पीआरटी, यानी कि प्राथमिक लेवल पे आपको सोचना है 1 to 5 के बच्चे किस प्रकार से क्या करते हैं, उससे ऊपर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को 1 to 5 का शिक्षक समझ कर ही इस एग्ज़ाम में बैठिए और एग्ज़ाम को दीजिए। क्लियर है? उसके बाद है अपना शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का संक्षेप में वर्णन करें। तो आपके नज़र में ऐसा कोई भी परिवार हो जिसका आर्थिक स्थिति सही नहीं हो, उसको देखिए। ये तो हो गया अपना खान पान को लेकर। दूसरा प्रभाव होता है जो वंशानुक्रम होता है। देखते हुएगा बहुत बच्चा जन्म से ही अपंग होता है, तो उसका कुछ कारण होता है। कुछ लोग को वातावरण के कारण होता है, तो कुछ लोग का वंशानुक्रम के अनुसार, यानी कि जो माता पिता के जीन के अनुसार जो आता है उससे कुछ बीमारियां होती है। कुछ बच्चे को ढंग से उनका पोषण नहीं किया जाता है, तो उसके कारण वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो ये सब उनके शारीरिक विकास में आने वाले मुख्य कारक हैं। क्लियर? तो इस सब चीज़ को अपने मन से लिखिए। अब बोल रहा है सृजनात्मक से आप क्या समझते हैं। तो सृजनात्मक का मतलब क्या होता है कि ये शब्द आपको सुनने में बड़ा लग रहा है, पर जब भी कोई हिंदी शब्द में फंसिए तो नीचे में उसका इंग्लिश में भी दिया रहता है। तो देखिए यहाँ पे दे रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिएटिविटी। जैसे ही इसका वर्ड आ गया आपको समझ में आ गया कि सृजनात्मक क्या होता है, यानी कि कुछ ऐसा काम जिसको करने से बच्चा कुछ नया सीख रहा है, कुछ नया करने की चाहत रख रहा है, कुछ वो क्रिएटिव करना चाहता है। गीला मिट्टी से कुछ बना दिया, रेत के गीले से कुछ बना दिया, तो वो उसका क्या हुआ? क्रिएटिविटी हुआ। मतलब वो कुछ नया करने का एक जुनून है उसके अंदर में। तो इसके ऊपर में कुछ मनोवैज्ञानिक, मैं आपको रेगुलर कहता हूँ कि जब भी एग्ज़ाम दीजिए तो उस विषय से रिलेटेड कुछ मनोवैज्ञानिक का नाम को अपने ध्यान में रखिए, और पेपर लिखने के समय इनके अनुसार ये, उनके अनुसार ये, इस तरह से हाईलाइट करके प्रदर्शित जरूर कीजिए। तो आइए हम लोग जानते हैं सृजनात्मक पे कुछ मनोवैज्ञानिक का विचार, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला अपना आता है नाम, जिनका नाम है ड्रेव। लिखिएगा ड्रेव, लिखिएगा ड्रेव डहाल। ये एक मनोवैज्ञानिक थे ड्रेव डहाल। इनके अनुसार जो है सो सृजनात्मक, लिखिएगा सृजनात्मक व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह कोई नवीन रचना करता है अथवा नवीन विचार प्रस्तुत करता है। यानी कि ड्रेव डहाल के अनुसार सृजनात्मक व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह कोई नवीन रचना करता है अथवा नवीन विचार प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा? तो ड्रेव डहाल ने कहा। एक और इनके बारे, एक और आदमी के बारे में लिख लीजिए, जिनका नाम क्या है अपना स्टेगनर या एवं काबोस्की के अनुसार। ठीक, तो ये इन्होंने कहा था कि किसी नई वस्तु का, स्टेनेगर एवं काबोस्की के अनुसार किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन ही क्या है? सृजनात्मक है। तो ये दो मनोवैज्ञानिक का हो गया, इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। इस तरह से कभी कभी किसी क्वेश्चन में इनके अनुसार, उनके अनुसार ऐसा करके हाईलाइट करके क्या है आपको लिखना है। जो आपके नंबर में क्या है, एक कॉपी जो चेक करेंगे, जो सर चेक करेंगे, उनको लगा कि नहीं बंदे को नॉलेज है। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा देखते हैं। सृजनात्मक को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक कौन कौन है, उल्लेख करें। तो एक बात बताइए कि कोई बच्चा अगर क्रिएटिविटी सोच रहा है, कुछ अलग करने की सोच रखता है, तो उसको कौन कौन सा कारक प्रभावित कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा अपने घर में मिट्टी के बर्तन से या गीला मिट्टी से कुछ खेल रहा है, कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। अब उसके आसपास के लोग या उसके परिवार के लोग उसको मना करते हैं, डांट के हटा देते हैं। तो पहला कारक उसका परिवार बन गया, दूसरा उसके आसपास के लोग बन गए, तीसरा उसका समाज बन गया, चौथा उसका विद्यालय बन गया, पांचवा उसका शिक्षक बन गया। तो ये सब क्या है? सृजनात्मक को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और जो प्रभावित करते हैं उसी की अच्छाई बताइए तो वो उसको बढ़ावा देने के कारक बन गए। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों एक दूसरे के साथ में ही रिपेल करते रहता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में खेल की महत्व को स्पष्ट करें। देखिए
खेल जो है सो शारीरिक दृष्टिकोण से और मानसिक दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके अनुसार हर प्रकार का व्यायाम हो जाता है जो शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करता है। खेल में ही बच्चा बहुत कुछ सीखता है। जैसे कि कोई बच्चा अगर सर्कल के साथ खेलना शुरू कर रहा है तो उसको वृत्त की समझ की विकसित हो जाता है, उसको पता है कि ये गोला है तो वो सर्कल है। कोई बच्चा अगर आपको पंक्तिबद्ध होकर खेल रहा है तो भाई तुम सबसे आगे रहोगे, कोई बोलेगा तुम सबसे छोटा है तुम सबसे आगे खड़ा होगा, तो ये सब क्या है, उसका मानसिक विकास हुआ। कोई बच्चा खड़ा होकर बोल रहा है 10 लोग हैं, चलो अब हमको क्रिकेट खेलना है, तो क्या करेगा, नंबरिंग करेगा, नहीं नंबर 1 पे हम रहेंगे, नंबर 2 पे तुम रहेगा, नंबर 3 पे तुम रहेगा। तो इससे क्या हुआ, उसको संख्या का विकास हो रहा है, उसका मानसिक विकास में क्या हो गया, उसका बोलचाल का विकास हो रहा है। जो वो ग्रुप में खेल रहा है तो 10 परिवार के बातों को समझ रहा है, जिसको मातृभाषा हम लोग बोलते हैं, उससे उसकी भाषा की समझ की विकसित हो रही है। तो आपको बस एज्यूम करके बनाना है। क्लियर? चलिए, तो इस खेल विविध प्रकारों का वर्णन करें। तो इसके लिए क्या है, खेल पे ही एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, गुलिक। क्या नाम है उनका, गुलिक। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। गुलिक के अनुसार क्या वो बोलते थे कि प्ले इज व्हाट, प्ले इज व्हाट वी डू व्हेन वी आर फ्री टू डू व्हाट वी विल। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि खेल वह क्रिया है, खेल वह क्रिया है जिसे हम स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। इसको किसने कहा, तो गुलिक ने कहा। तो इसमें लिखिएगा, गुलिक के अनुसार खेल वह क्रिया है जिसे हम स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके बाद अथवा बोल रहा है कि खेल के विविध प्रकारों का वर्णन करें। देखिए, खेल का कुछ प्रकार है, जैसा कि नंबर 1, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, खोज परख। यानी कि खेल का प्रकार में क्या है, पहला खोज परख अथवा अन्वेषण खेल, यानी कि ऐसा खेल जिससे हम लोग कुछ नया नया चीज़ सीखते रहते हैं, कुछ खोजने की चाहत रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, खोज परख अथवा अन्वेषण खेल। यानी कि आप मान के चलिए कि मिट्टी के साथ में कुछ बना रहा है, तो मिट्टी को गीला करना है, उसमें पानी डालना है, तो इस तरह का काम जो हुआ सो खोज परख हो गया। ठीक। दूसरा हो गया अपना रचनात्मक खेल। मिट्टी को गीला करके उससे एक बना लिया, वो मिट्टी का घर बना लिया। ठीक। तो वो क्या हुआ, उस खेल के माध्यम से कुछ रचना करना सीख रहा है, तो हो गया रचनात्मक खेल। उसके बाद है अपना तीसरा नंबर पे कल्पनात्मक खेल, जो वो मिट्टी के गीले करने के बाद जो रचनात्मक करके उसने घर बनाया, उस घर का वो मालिक अपने आप को मानना शुरू कर दिया, ये क्या हो गया, कल्पनात्मक खेल हो गया। उसके बाद अपना आता है नियमबद्ध खेल। नियमबद्ध खेल आपको उत्तर अवस्था के बच्चे ज़्यादातर खेलते हैं, 6 से 12 वर्ष में। जो लोग क्रिकेट हुआ, कबड्डी हुआ, तो उसमें वो अपने हिसाब से नियम को बनाते हैं और उसके अनुसार वो खेलते हैं कि मेरे घर का बैट मेरा बैट है तो पहले बैटिंग हम करेंगे, अब चलो नंबरिंग करते हैं, तुम पीछे आया, तुम कम रन मारा है, तुम आगे नहीं जाएगा। तो इस तरह का नियम बनाकर खेलना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नियमबद्ध खेल बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, व्यक्तित्व क्या होता है, व्हाट इज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब कि आपके अंदर का या फिर आपका खुद का कैरेक्टर, आपकी पहचान, यही आपका क्या है, व्यक्तित्व है। इसके ऊपर में आपको जितना शब्द बनाना हो अपने ऊपर, आप क्या हैं, आपकी पहचान कैसे है, आपका चरित्र कैसा है, इसको आप खुद अपने मन से सोचकर बनाइए। इसमें 2 चीज़ लिख लीजिए कि एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, आलपोर्ट। जिनका नाम क्या था, आलपोर्ट। ये बोलते थे कि इनके अनुसार व्यक्ति के भीतर विद्वान मनोदैक्षिक व्यवस्थाओं का वह गतिशील रूप जो उसके परिवेश में उसके विलक्षण का निर्धारक है, उसका क्या है, व्यक्तित्व है। आलपोर्ट जी बोलते थे कि व्यक्ति के भीतर विद्वान मनोदैक्षिक व्यवस्थाओं का वह गतिशील रूप जो उसके परिवेश में उसके विलक्षण का निर्धारक है, वह क्या है, उसका व्यक्तित्व है। एक और मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था एल कोल्ब। इनके अनुसार, इसको भी लिख लीजिए, विशिष्ट रूप में घटित होने वाले व्यक्ति के आवर्ती व्यवहार स्वरूप को उसका क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहा जाता है।
यानी कि व्यक्ति का जिस तरह का विचार है, जिस तरह का उसका रहन सहन है, जिस तरह से वो बातचीत करता है, वही उसका क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। अगर कोई इंसान आपसे मिलता है और आपसे वो गुस्सा में बात करता है तो आप क्या सोचिए, अगर ये तो बहुत गुस्सा वाला व्यक्ति है। कोई मीठे से बात कर रहा है तो क्या सोचिएगा, बहुत अच्छा इंसान है, इसका स्वभाव जो है सो ठंडा है। तो वो पहला यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो वही आपके व्यक्तित्व में निखार लाती है या कमी लाती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, उसके बाद अपना बोल रहा है कि नैतिक विकास आज के परिप्रेक्ष्य की मांग है, इसको दृष्टिकोण पर आप विचार कीजिए। तो देखिए, नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट, ये क्या होता है? तो आपके घर में कोई बड़े व्यक्ति आए, आपने उनको प्रणाम किया, तो ये जो विकास हुआ ये क्या हुआ, नैतिक विकास हुआ। आपको पता है कि बड़े आते हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए। किसी ने चोरी किया तो चोरी करना गलत बात है, ये आपको पता है, तो ये आपका नैतिक विकास है। तो सही और गलत के बीच के परख को समझना ही क्या है, मोरल डेवलपमेंट है, जिसको समझ कर लोग अच्छा काम करते हैं और गलत काम करते हैं। तो इसको आप लिख नहीं लीजिएगा। क्लियर है? 7 नंबर में बोल रहा है बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कौन कौन से कारक हैं और कक्षाई अनुभव के संदर्भ में स्पष्ट करें। तो बच्चा को विकास को प्रभावित करने का मुख्य कारक बहुत प्रकार का होता है। जिस तरह से मान के चलिए, पहला तो हो गया अपना शारीरिक, अगर वो हिस्ट पुष्ट ही नहीं रहेगा तो उसका विकास सही से होगा नहीं होगा। दूसरा सामाजिक, समाज में जिस तरह का उसको व्यवहार मिलेगा, जिस तरह का वो अपने आसपास का माहौल देखेगा वो ऐसा ही बनेगा। तीसरा अपना जो होता है आसपास के पड़ोस के लोग या उसके विद्यालय के दोस्त, मतलब कि जो भी बच्चा के आसपास के पूरे चारों तरफ के सराउंडिंग में जितने भी प्रकार के लोग हैं, जो चीज़ अवेलेबल है, वही उसके विकास का कारक भी होता है और वही उसके विकास में आगे चलकर मदद भी पहुंचाता है। तो इसको कक्षाई अनुभव में बताना है। तो मान लीजिए कोई बच्चा आपके कक्षा में आ रहा है, उसमें क्या क्या कमी है, उसका कमी का कारण क्या है, उस चीज़ को आपको लिखना है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि खेल के किसी एक सिद्धांत का वर्णन करें। अब खेल का सिद्धांत जो होता है जो अलग अलग टाइप का होता है। अब आपको किसी एक सिद्धांत का वर्णन करना है, या अर्थात इसका मतलब हुआ कि खेल के विधि के माध्यम से किसी बच्चा का जो मानसिक विकास, उसका संज्ञात्मक विकास, उसका सर्वांगीण विकास जो हो रहा है, उसमें किस प्रकार का खेल खेला जाए। जैसे कि मुखौटा बनाना, मिट्टी के घेरे से कुछ बनाना जिसमें रचनात्मक कार्य हो गया, तो उस सिद्धांत को आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9, मनोज्ञात्मक कौशल से क्या अभिप्राय है, इसके प्रकार का वर्णन करें, यानी कि साइकोमोटर स्किल। देखिए, ये क्या होता है कि कोई बच्चा है, ठीक, और वो उसका नेचर, मतलब वो किस प्रकार से किस बात को याद रख रहा है, वही उसका मनोज्ञात्मक सोच हुआ। जैसे कि अगर कोई बच्चा किसी रास्ते से गुजर रहा है और उसको वो रास्ता याद हो गया, तो क्या हुआ उसका, वो मनोज्ञात्मक कौशल हुआ उसका। अगर छोटा सा उम्र में है और वो अपने माँ के पास में रह रहा है, धीरे धीरे उसका उम्र की अवस्था बढ़ा, ठीक, अब वो सामने में आप बोतल देखे पानी का, उसको आप हटा के अलग रख दिए। अब बच्चा उस बोतल की खोज में इधर उधर भटकना शुरू कर दिया, इधर उधर रुकना शुरू कर दिया कि बोतल कहाँ है, तो वो उसका मनोज्ञात्मक कौशल हुआ। तो इस चीज़ को लिखना है। जब भी आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 200 शब्दों में लिखना होता है, जो कि आपका एटलीस्ट 2 पेज, यानी कि ऊपर का आगे का फिर पीछे का, टोटल आपका 4 पेज में जाएगा। ठीक, समझ गया? क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखे। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता का मतलब होता है वंशानुक्रम, यानी कि पापा का और बेटा का जो चीज़ चलता हुआ आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं। यानी कि अगर पिता का स्वभाव बढ़िया है, उनका दिमाग शक्ति सही है, माता का भी सही है, तो ज़्यादा चांस होते हैं कि जो उनके वंश आगे होंगे उनका भी सोच, उनका भी समझ, उनका भी व्यवहार उनके माता पिता पे ही होगा। तो उसी को बोलते हैं अनुवांशिकता। क्लियर? संक्रामक बीमारी तो आप लोग लिख लीजिएगा, जो गंदगी से फैले, किसी भी प्रकार से जो भी बीमारी फैलती है, जो एक संक्रामक का रूप है, जिस प्रकार अभी कोरोना चल रहा है एक संक्रामक बीमारी का ही रूप है, तो इस चीज़ को आपको लिखना है। नंबर 3 यानी कि स में है आपका अवलोकन विधि। अवलोकन विधि कहने का मतलब हो गया कि आप किसी कक्षा में अगर आप जाके पढ़ा रहे हैं, उसमें बच्चा का किस प्रकार का डेवलपमेंट है, बच्चा कहाँ पे कम है, कहाँ पर फंस रहा है, उसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं। एज लाइक एज क्या हो गया, अपना लर्निंग प्लान बनाने जैसा, कि किसी एक बच्चा को, किसी एक क्लास के बच्चों को आप किस प्रकार से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या समझ विकसित हो रही है।
तो अवलोकन करना, बच्चा कहाँ पे फंस रहा है, क्या उसकी कमी है, उस चीज़ को समझना, वो क्या कहलाएगा, अवलोकन विधि ही कहलाएगा। बच्चे और खेल, यानी कि बच्चा और खेल, बच्चा है तभी तो कोई खेलेगा, खेल को इंसान ही खेलता है ना। तो बच्चे खेल को खेल कर अपना शारीरिक, अपना मानसिक, अपना सर्वांगीण विकास करते हैं, जिससे उनको हर तरह की समझ विकसित होती है। भाषा की समझ हो गई, शारीरिक समझ हो गई, गिनती की समझ हो गई, चार्ट की समझ हो गई, दो चीज़ के वर्गीकरण में अंतर पकड़ने की समझ हो गई। ये सब कहाँ से आता है, तो खेल से ही आता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि बालक के संवेगात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, और जॉन बॉल्बी द्वारा प्रतिपादित लगाव के सिद्धांत पर प्रकाश डालें। तो देखिए, सबसे पहला बात क्या होता है कि संवेगात्मक विकास होता क्या है। संवेगात्मक विकास को हम लोग बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। अब इमोशनल डेवलपमेंट बात आ गई, यानी कि इमोशन से जुड़ा हुआ हो गया। किसी बच्चे का उसके माँ के प्रति, दोस्त के प्रति, भाई के प्रति, पापा के प्रति जो इमोशन है, उस चीज़ को आपको बताना है, वही अपना क्या हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया। अब इसमें एक मनोवैज्ञानिक थे जॉन बॉल्बी, उन्होंने लगाव के सिद्धांत में कुछ पॉइंट बताया था, जिसको उन्होंने 4 अवस्थाएं में बांटा था। उस अवस्था को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला अवस्था था अपना, नंबर 1 था, लिखिए, लगाव से पहले की अवस्था, जो कि अपना जन्म से 1.5 माह तक का था। पहला अवस्था क्या था अपना, लगाव से पहले की अवस्था। नंबर 2 पे अपना आता है लगाव निर्माण की प्रक्रिया की अवस्था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो 1.5 माह से 6 माह तक। ये क्या हो गया अपना, लगाव निर्माण की प्रक्रिया की अवस्था। क्लियर है। अब इस 1.5 माह से 6 महीने तक का जो बच्चा होगा, सो इधर उधर गुड़केगा, बैठने की कोशिश करेगा, वो उसको हम लोग किसी तरह से सहारा लगा के बैठाते हैं, माँ को पहचानता है, वो माँ से दूर जाता है तो रोना शुरू कर देता है। तो यही अपना क्या हो गया, लगाव निर्माण की प्रक्रिया की अवस्था। नंबर 3 में अपना, नंबर 3 में अपना आ जाता है लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था, यानी कि इसका अवस्था होता है 6 से कितना, 12 महीना बोलिए, या फिर 1 से 2 वर्ष बोल दीजिए। क्लियर है। तो लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था, यानी कि जब बच्चा को लगाव उसके परिवार के भी अन्य सदस्य के साथ में बनना शुरू होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था। उसके बाद अपना नंबर 4 पे आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विपरीत संबंध का निर्माण, यानी कि इसका अवस्था होता है 1 से 2 वर्ष से लेकर कहाँ तक, तो उसकी उपरांत तक। क्लियर है। 1 से 2 वर्ष तक लेकर उसके उपरांत तक, यानी कि जब उस अवस्था को पार कर जाता है, 2 वर्ष से तीसरे वर्ष में घुस जाता है, तो वह खत्म हो जाता है। तो विपरीत संबंध का निर्माण से मतलब क्या है कि ऐसे में क्या होता है, बच्चा कि अपने अभिभावक से हल्का दूर भी होता है और वो वयस्क के साथ भी रहना पसंद करता है, यानी कि उसका लगाव जो है और लोगों के साथ में बनना शुरू होता है। ठीक, उन्हें रोकने के लिए वो क्या करता है, नए नए तरीके अपनाता है, जैसे कि मौखिक रूप से जिद करना इत्यादि। जैसे कि मान लीजिए उसको मोबाइल चाहिए, मोबाइल देखना है, ठीक है, बच्चा को मोबाइल चाहिए, उसको समझ है कि मोबाइल में हम वीडियो देखते हैं, ठीक है। अब उस वीडियो को देखने के लिए उसके पापा, उसके दोस्त, उसके मम्मी उसको मोबाइल नहीं दे रहे हैं, तो क्या करेगा, जिद करेगा और रोना शुरू कर देगा। तो लगाव है उसको फिलहाल किस चीज़ से, मोबाइल से, और जैसे ही उसको मोबाइल मिल जाएगा फिर वो रोना बंद कर देगा। तो इसी को बोलते हैं विपरीत संबंध का निर्माण। क्लियर है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कि एग्ज़ाम को कैसे दें नहीं दें, फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस पूरे क्वेश्चन का मैं PDF आपका टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे सारा PDF आपको टाइम टू टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। और बहुत जल्द आपका F12 तक का मैं सारा कंप्लीट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा। इसके अलावा भी आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे टेलीग्राम पे ही पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जो नंबर है अपना 8789666040। और इन सब चीज़ के अलावा भी आप में से ऐसे दोस्त, ऐसे लोग जो जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं, मैथ, रीजनिंग, GK, GS, इंग्लिश, कंप्यूटर, वो मेरे पुराने चैनल टीच एक्स्ट्रा के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर मैंने 2 दिन पहले ही हर कुछ की एक नई शुरुआत किया है, और वो मुकाम है बेरोज़गारी के खिलाफ। हम लोग मेहनत करके ही बेरोज़गारी को हरा सकते हैं, उस काम पे हम लोगों ने शुरू किया है।
तो उस चैनल को जरूर विजिट करें। और आपकी यूज़ का हो तो आप वहाँ भी मेरे साथ में जुड़िए और वहाँ भी अपना विकास कीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी सारी बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो सही लगा हो तो आप अपनी ही तरह अपने मेहनती दोस्तों को इस AEPS चैनल के साथ में जोड़िए ताकि उनका डीलेड में अच्छा मार्क्स आए। धन्यवाद।